नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोकवाणी इकाई पहली पद्य सौंधी सुगन, इसके रचनाकार है डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा अचूक जी। इनके द्वारा लिखित इस पद्य पंक्ति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत कविता में अचूक जी ने लिखा है कि वर्षा ऋतु में बादल बरसकर धरती की प्यास बुझाते और प्रकृति में नई जान उत्पन्न करते हैं। इस वर्षा ऋतु में वनस्पति एवं पेड़ पौधों में निखार आ जाता है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। लगता है जैसे वह सज धज कर श्रृंगार करके बाहर निकल कर आई हो। कवि ने वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले बदलावों का भी सुंदर वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि वर्षा के आगमन से कि धरती पर कौन कौन से बदलाव यहाँ पर आते हैं, इनका वर्णन प्रस्तुत पद्य पंक्तियों के माध्यम से अब हम यहाँ पर जानते हैं। देखते हैं पहली पद्य पंक्तियां यहाँ पर फलक पर आपके सामने लिखी हुई है। क्या कहा है इन पद्य पंक्तियों में? हम पद्य पंक्तियों को मुखर वाचन करते हैं। सौंधी सौंधी सी सुगन माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगन माटी से बोली, बादल बरस गया है धरती ने आंखें खोली। यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ है। सौंधी, सौंधी यानी सुगंधित, जिसके महक हम लोग कहते हैं। एक मुहावरा यहाँ पर दिया है, आंखें खोलना, जागृत होना। इम्तिहान में इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी हमें पूछा जाता है कि आंखें खोलना, इसमें आप लोगों को अर्थ प्रचलित एक वाक्य बनाना होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं। घर में बड़े भैया के बुरे बर्ताव के कारण पिताजी ने अपनी आंखें खोल ली। जैसे कि वो जागृत हो गए, उनको लगा उनका कोई बुरा कार्य यहाँ पर दिखाई देने लगा। ऐसे भी हम वाक्य में उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं एक एक पद्य पंक्तियों का हम आशय स्पष्टीकरण। पहली पद्य पंक्ति हमने पढ़ी, सौंधी सौंधी सी सुगन माटी से बोली, बादल बरस गया है धरती ने आंखें खोली। जैसे वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से जो सौंधी सी यानी सुगंधित जो गंध आती है, उससे कवि कहते हैं कि वह सौंधी सुगंध मिट्टी से बातें करती है। मिट्टी से कौन बातें करती है? एक सौंधी सुगंध, क्या सुगंध वहाँ पर बातें करती है। क्या बातें करती है? देखो अब बादल बरस गए और धरती मगन होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल रही है। क्या बादलों का तो काम हो चुका है बरसने का, अब धरती ने अपनी आंखें खोलना शुरू कर दिया है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि धरती में नव परिवर्तन यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। कि जैसे कि बीजांकुरण होने लग जाते हैं, पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं। ये सुंदर सा वातावरण यहाँ पर परिवर्तित होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब दूसरी पद्य पंक्तियों को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम फलक पर इसको लिखते हैं, अगली पंक्तियाँ देखेंगे। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगन माटी से बोली। यहाँ पर कुछ अर्थ है। मयूरा यानी मोर, मयूरा यानी मोर। इसके पर्यायवाची शब्द आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगला शब्द दिया है टोली। टोली का मतलब होता है
झुंड, समूह, यह एक समूहवाचक संज्ञा भी है। टोली, झुंड, जिसको हम संज्ञा के रूप में अगर परिच्छेद में संज्ञा ढूंढ कर लिखे अगर पूछा गया तो झुंड शब्द आप संज्ञा के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है सौंधी, सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। आप लोगों ने यहाँ पर समझा। यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं। अब इनका हम भावार्थ देखते हैं। क्या कहते हैं? चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। मयूरा क्या कहता है कि चारों ओर अब हरियाली हो चुकी है। कि मयूर क्या प्रश्न यहाँ पर निर्माण होता है कि हमारा जो सदियों का जो सपना, कौन सा सपना था कि चारों ओर हरियाली होनी चाहिए, ये जो सपना है यहाँ पर बताया जाता है। एक नहीं अकेला होगी टोली, ये मयूरे का सपना है। मयूरा यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर कर रहा है कि मैं अकेला यहाँ पर नहीं घूमूंगा, कि हमारा पूरा समूह यहाँ पर घूमेगा, हमारी पूरी झुंड यहाँ पर होगी, कि जब बारिश होगी, जब हरियाली होगी तो हम खुशी से यहाँ पर चहकेंगे, खुशी से यहाँ पर घूमेंगे, नाचेंगे। और यही प्रश्न आगे जाकर सौंधी सुगंध माटी से कहती है। अब ये तो वहाँ एक एक्टिविटी के रूप में प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो ऐसे सवालों में भी यहाँ पर पूछा जाता है कि हरियाली के बारे में मयूर यहाँ पर पूछता है। मयूर का अगला प्रश्न होता है कि हम अकेले नहीं घूमेंगे, समूह के साथ हम घूमेंगे। यही भी इस प्रकार से मयूर यहाँ पर प्रश्न पूछता हुआ चला जाता है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। क्या आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है उपर्युक्त पद्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे या उचित शब्दों में लिखे, तब इस भावार्थ को हमें लिखना होता है कि इसका भावार्थ क्या है। देख कहते हैं कि पानी के बरसने से कि धरती हरी भरी यहाँ पर हो गई है। आगे जाकर मोर कहता है कि सदियों से जो चला आ रहा आनंद मनाने का और मस्ती एवं नृत्य करने का जो मयूरे का सपना था, वह अब वर्षा काल में पूरा होने जा रहा है। अब वह अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसके और भी साथी होंगे, सबके एक साथ मिलकर एक टोली बनेंगी। यह एक साथ जुटेंगे और इसका आनंद सब एक साथ मिलकर लेंगे। और वर्षा ऋतु से सौंधी सुगंध मिट्टी से, ये सारी बातें यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से करती है। अगली पंक्तियाँ देखते हैं हम लोग। अब इन पंक्तियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते पढ़ते हैं। क्या है ये पंक्तियाँ? बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। ताल तलैया, ताल यानी तालाब, तलैया यानी तालाब, तलैया यानी जो छोटा तालाब होता है उसको हम लोग तलैया कहते हैं, छोटा तालाब। अगला शब्द है तरु। तरु यानी वृक्ष, तरु यानी वृक्ष, तरु यानी क्या? वृक्ष। अगला शब्द है पवन। पवन यानी हवा, वारा। पवन यानी हवा। अब क्या कहते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से? बारिश के होने से जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हम देखते हैं। क्या कहते हैं? बारिश के होने से बाग बगीचे तालाब सब भर जाते हैं, सबों में एक रौनक आ जाती है, मुस्कुराने लग जाते हैं और मस्ती में झूमने लगते हैं पेड़ पौधे।
हवा के कारण झोंके लेने लगते हैं, डूलने लग जाते हैं। मस्त पवन ने अब खोली अपनी झोली, जो हवा होती है मस्त तरीके से इधर उधर झूमती हुई, नाचती हुई, यहाँ से वहाँ वह मस्त आवेश में यहाँ पर वो चलती रहती है, बहती रहती है। और यही बात सौंधी सौंधी सुगंध माटी से कहती है, मिट्टी से कहती है। देखते हैं हम इनका एक विस्तृत भावार्थ कि वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। वर्षा की फुहार से बाग बगीचे वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। तालाब और छोटी छोटी तलैया पानी से लबलबात भर गई है और प्रसन्न दिखाई दे रही है। बगीचे वृक्ष हवा के झोंकों से मस्ती में भरे हुए गुनगुनाते हुए और गाते हुए मानो ये महसूस हो रहे हैं। लगता है हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोल कर वह बह रही है। और वर्षा ऋतु में सौंधी सुगंध मिट्टी से ये सारी बातें कह रही है। देखते हैं अगली पंक्तियाँ। अब इन पंक्तियों के अर्थ को हम जानते हैं। क्या कहते हैं? सागर का जो था मनसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। क्या कहते हैं? सागर का जो था मनसूबा, मनसूबा यानी इरादा, विचार, मनसूबा, मनसूबा यानी विचार, जिसे हम इरादा भी कहते हैं। खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। क्या कहते हैं? माथे रोली, रोली यानी क्या? रोली, रोली यानी जो हम विजय का तिलक लगाते हैं, वो तिलक लगाने की बात है। तिलक लगाना, तिलक। सागर यानी समंदर, आप सबको मालूम है। अब क्या है इस कविता का भावार्थ, सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का जो मंसूबा था, जो विचार था, वो सागर का यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। इससे ऐसा लगता है जैसे मानो धरती ने श्रृंगार कर लिया हो। विभिन्न हरे भरे पेड़ पौधों से, रंग बिरंगी फूलों से, यानी उसने सारे आभूषण परिधान कर लिए हो। नव चैतन्य भरे अलग अलग वस्त्र उसने परिधान कर लिए हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इसे कहा गया है कि ऐसा लगता है जैसे धरती ने श्रृंगार करके सज धज कर वह प्रकट हो गई हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मानो उसने अपने माथे पर रंगी बिरंगी वनस्पतियों की रोली से शोभा दे रही हो। ये सारा दृश्य देखकर मानो यहाँ पर इतना प्रसन्न दिखाई देता है, प्रसन्न सा महसूस होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखते हैं अब ये अगली पंक्तियाँ। क्या कहते हैं? पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। कहते हैं पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता। पावस, पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु। पावस यानी वर्षा ऋतु। आगे बताए, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है मधुमास।
मधुमास, मधुमास यानी वसंत काल, वसंत का जो ऋतु होता है ना उसे कहते हैं वसंत काल। अगला शब्द है आस, विश्वास। आस यानी आशा, आशा उत्पन्न करना। आस यानी आशा, आशा उत्पन्न करने का काम यहाँ पर होता है। आस यानी आशा। अब यहाँ पर पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, इस शब्दों से हमें यहाँ पर प्रतीत होता है कि वर्षा ऋतु में, वसंत काल में समस्त जो प्राणी है, इन प्राणियों का विश्वास बढ़ाने का काम ये मधुमास ने वसंत ऋतु में यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों का आशा विश्वास बढ़ाने का काम यहाँ पर करता रहता है, और ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु मानो श्रद्धा से सिर झुकाए पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रहा हो, ऐसा विश्वास अचूक जी को यहाँ पर निर्माण होता है। अचूक शब्द, अचूक यानी यहाँ पर लेखक का जो नाम है यहाँ पर प्रतीत रूप में यहाँ पर बताया गया है कि कृपा शंकर शर्मा जी का ही टोपन नाम यानी उपनाम अचूक जी है। यह विश्वास अचूक जी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यह प्रथा युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी से चलती आई है, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। यानी यह जो प्रथा है, ये जो परंपरा है, ये सदियों से यहाँ पर चलती आई हुई, यहाँ पर हंसी खुशी से यहाँ पर चलती आई है। और यही बात सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से कहती हुई ये सारी बातें यहाँ पर कह रही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार इन पद्य पंक्तियों को भावार्थ रूप में, प्रतीत रूप में यहाँ पर बताया गया है। संकलित पद्य पंक्तियों का भावार्थ फिर से हम आपको दोबारा सुनाते हैं। कैसे कि वर्षा ऋतु में पानी के बरसने से मिट्टी में सौंधी सुगंध आती है। कवि कहते ये सौंधी सुगंध मिट्टी से कहती, देखो बादल बरस गए और धरती ने भी अपनी आंखें यहाँ पर खोल दी है और वह हरी भरी हो गई है। और इसी प्रकार मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा ये जो आनंद मनाने का, जो मस्ती से नृत्य करने का उसका जो स्वप्न है, अब वर्षा काल में पूरा होने वाला है। अब वह अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ उसके अन्य साथी रहेंगे, उनकी अपनी टोली रहेगी, वो एक साथ जुटेंगे और वर्षा ऋतु में अपना आनंद वह मनाएंगे। वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। वर्षा की फुहारे से बाग बगीचे ताल तलैये जो भी है वह प्रफुल्लित हो गई है, वृक्ष प्रफुल्लित हो गई है। तालाब और छोटी छोटी तलैया पानी से लबलबा कर भर गई है, प्रसन्न हो गई है और चारों ओर ये प्रसन्नता का माहौल दिखाई दे रहा है। और बगीचे वृक्ष हवा के झोंकोरों से मस्ती में भरे हुए गुनगुनाते हैं और गाते हुए लगते हैं। लगता है हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोल कर वह बह रही है। और वर्षा ऋतु में सौंधी सुगंध मिट्टी से ये सारी बातें करती है। पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का जो विचार है, जो स्वप्न है, वर्षा की जड़ियों में सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है। और वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है और इससे ऐसा लगता है जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज कर वह बाहर प्रकट हो रही है, आ रही है। और मानो माथे पर उसने जो विजय तिलक कहते हैं, हम रोली कहते हैं, वह विभिन्न प्रकार के फूलों से उसने सजा ली है। और बरसात में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर खिले हुए दिखाई देते हैं, मानो यही माथे पर रोली उसने चढ़ा ली हो और जिससे वह शोभायमान दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त जो प्राणी है, इन प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना को वृद्धिंगत
है, ऐसी आशा कवि आजुक जी को यहाँ पर दिखाई देती है। और जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रहा हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। यह प्रथा जो है यह युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी से चलती हुई दिखाई देती है। और यही वर्षा ऋतु में सोंधी सोंधी सी जो सुगंध है वह माटी से यानी मिट्टी से इसी प्रकार की बातें करती है। और यही कवि इस कविता के माध्यम से प्रकृति का वर्णन, जो वर्षा ऋतु काल में होने वाला जो बदलाव है, होने वाले जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों का हमें परिचय कराते हैं। तो बच्चों अब हम परीक्षा में किस प्रकार से इस पद्य पंक्तियों पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग एक्टिविटी के स्वरूप में कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को इसमें बोर्ड एग्जाम में एक पद्य पंक्ति पर 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें किस प्रकार का प्रश्न होगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक आकलन कृति, यहाँ पर एक आकलन कृति में दिया गया एक प्रश्न है, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। अब ये पद्य पंक्तियों में दिए हुए पद्य पंक्तियों से ही हमें यहाँ पर लिखने होते हैं, अन्य कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर एक तो आपको 4 घटक दिए जाएंगे और 4 घटक, एक घटक आप लोगों को आधे अंक के लिए होगा और इन 4 घटकों को आपको पूरा लिखना है, तब जाकर आपको 4 अंक या 2 अंक आपको मिलेंगे। इस पर आधारित आप लोगों को 2 अंक के लिए ये प्रश्न होगा। अब प्रश्न है तो आपको एक उदाहरण के तौर पर ये प्रश्न हम लोग सॉल्व करके बताते, इसका हल करके आप लोगों को बताएंगे। जैसे मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। अब यहाँ पर पहला परिवर्तन हम लोग बताएंगे कि चारों ओर हरियाली छा गई। पहला परिवर्तन कौन सा है? चारों ओर हरियाली छाना। एक पहला परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा परिवर्तन है बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काते हैं। बाग बगीचे ताल तलैया यानी तालाब वगैरह सब, तलैया मुस्काई, सब मुस्काई। सब मुस्काई। अगला घटक बताएंगे हम कि वृक्ष सब मस्ती में झूमने लगे। मस्त पवन के झोंकों से, शब्द है ना, वृक्ष मस्ती में झूमना, यह बता सकते। अगला घटक बताएंगे मस्त पवन चलने लगे। मस्त पवन चलने लगे। चलने लगे, मस्त हवा यहाँ पर झोंकों से चलने लगे। ये पूरे जब 4 घटक हम लिखेंगे तब प्रत्येक घटक आधे आधे अंक के लिए आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों को इसमें 2 अंक मिल सकते हैं, या तो 1 अंक के लिए 2 घटक भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इस पद्य पंक्तियों पर आप लोगों को जो पद्य पंक्तियाँ दी जाती है, इन पद्य पंक्तियों का भावार्थ भी लिखना होता है। उसके लिए आप लोगों को 2 अंक होते हैं। जैसे हमने अभी ये भावार्थ आप लोगों को पढ़ा है, वो भावार्थ भी आप लोगों को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली तासिका में हम अगले पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब फिलहाल आप लोगों को इस पद्य पंक्तियों का अच्छे से अध्ययन घर पे करना है। ठीक है।